इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम इस चीज पे आ रहे हैं कि अब हमें करना क्या है, व्हाट टू डू नाउ, कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाए, कौन से पैसे को कहाँ रखें। अब हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने, बहुत सारी थ्योरी समझी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो होम लोन को छोड़ के, होम लोन को छोड़ के आपकी कोई भी डेट है, कोई भी आपने लोन ले रखा है, कोई भी ईएमआई करवा रखी है, लैपटॉप की, फोन की, बाइक की, गाड़ी की, छोटा मोटा कोई भी लोन है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उस लोन को आपने क्लियर करना है। होम लोन जनरली क्या होता है, 10-10 20-20 साल का होता है। तो हम 10-10 20-20 साल रुक नहीं सकते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए हम होम लोन को छोड़ देते हैं। होम लोन को छोड़ के आपने कोई बाइक का लोन करा रखा है, कोई गाड़ी का लोन करवाया है, कोई लैपटॉप, कोई फोन, ऐसा कोई छोटा मोटा आपने लोन करा रखा है, तो सबसे पहले वो जो अपनी डेट है, जो अपनी ईएमआई है, उसको पूरा फुली उसको क्लियर कर दो। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। सबसे पहले अब हम अपना डेट क्लियर करेंगे, फर्स्ट थिंग ये है। फिर हमें अपने हिसाब से देखनी है, पहली चीज हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं है। क्या करेंगे, हमारे पे कोई डिपेंडेबल है, अगर है तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारी वेल्थ इतनी बड़ी है कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस ना भी लें तो भी काम चल जाएगा। अगर वो भी है तो लाइफ इंश्योरेंस मत लो, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेबल है और आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ है तो लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई डिपेंडेबल नहीं है आपके ऊपर तो लाइफ इंश्योरेंस लेने की वैसी जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई आपके ऊपर डिपेंडेबल्स हैं लेकिन आपको बड़ी वेल्थ नहीं है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की भी जरूरत है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो लेनी पड़ती है जनरली सबको, एक्सेप्ट उन लोगों को जिनको गवर्नमेंट से खर्चा मिल जाता है हेल्थ का। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को देखो। सबसे पहले अपना लोन क्लियर करो, कोई भी लोन अगर आपके ऊपर चल रहा है। अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ इंश्योरेंस को देखो कि अगर आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कितना प्रीमियम भरना चाहिए, और उसे खरीदो। policybazaar.com ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से कंपेयर करके खरीदो उसको अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से और अपने प्रीमियम के हिसाब से कितना आपको पे करना चाहिए वो आपको देख के अपनी हेल्थ के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड बनाने का मतलब क्या है, इमरजेंसी फंड बनाने का मतलब है कि मान लो आपको लगता है कि अब अभी क्योंकि आपने शायद हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं जोड़ा होगा, सिप का प्रीमियम नहीं जोड़ा होगा, तो मान लो आपको लगता है कि आपका 25,000 का खर्चा है पर मंथ। आपका कितना है, 25,000 का खर्चा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जो भी आप सिप वगैरह करोगे, अभी आप वो सब कैलकुलेट करोगे, तो उसका 5,000 रुपीज और एक्स्ट्रा बन रहा है। तो आपका मान लो खर्चा कितने का है, 30,000 रुपीज जो है आपका पर मंथ का खर्चा है। 30,000 रुपीज पर मंथ का खर्चा है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 तो कितना हो गया, 1,80,000। तो 1,80,000 अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो तो 2 लाख। तो 1,80,000 रुपीज हम अलग से, सबसे पहले इस 1,80,000 को अलग करके एक लिक्विड फंड में डाल देंगे। लिक्विड फंड के अंदर हमने बात करी थी लिक्विड फंड क्या होते हैं, आगे ये भी बात करेंगे कैसे खरीदना है। तो इस 1,80,000 को हम लिक्विड फंड के अंदर डाल देंगे और इस पैसे को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। इस पैसे को हम तभी छेड़ेंगे जब हमें जरूरत होगी। तो जैसे बहुत सारे लोग, मेरे को पता है, कोरोना के टाइम पे इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। मतलब उन्होंने अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट ही नहीं किया हुआ था। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है, काम चल तो रहा है। तो जब ऐसे कोरोना टाइप सिचुएशंस आती हैं या ऐसी कोई और सिचुएशन आती है, मान लो कोरोना टाइप सिचुएशन नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली गई या आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई या आपके पास पैसे नहीं है, तो वो जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत हेल्प करता है। तो 6 महीने का जो भी आपका 1 महीने का खर्चा उसको मल्टीप्लाई करो 6 से, मतलब आपका और आपकी फैमिली का मिला के जिसका जितना भी आप खर्चा करते हो उसको मल्टीप्लाई करो 6 से, और उतने बड़े अमाउंट का एक लिक्विड फंड के अंदर इमरजेंसी के लिए पैसे रख लो। वो पैसे जो होंगे इमरजेंसी के लिए होंगे, उनको हम तभी यूज करेंगे जब इमरजेंसी होगी। फालतू में मतलब इन्वेस्टिंग के लिए कहीं और खर्चे में वो पैसे बिल्कुल नहीं यूज होने वाले। जब इमरजेंसी होगी, अगर होती है, तभी उसको खर्च करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उस वो पैसे जो है उनकी वैल्यू कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने उसको लिक्विड फंड में डाल दिया। तो इन्फ्लेशन 6% हो रही है तो लिक्विड फंड में 7-7.5% हमको इजीली मिल जाएगा, 8% के आसपास। तो वो पैसा भी बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहेगा वो पैसा बिल्कुल सेफ। हमने उसको हेज कर दिया इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और वो इजीली पड़ा है। तो ये 3 चीजें सबसे पहले करनी है। फिर आपने अपने गोल्स देखने हैं। आपके गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। मैरिज, आपके बच्चों की मैरिज आपका एक इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है। अपनी आपकी रिटायरमेंट एक इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है। हो सकता है आपने बहुत बड़ा घर खरीदना है, वो आपका एक इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है। और हो सकता है कि आप मान लो कोई डोनेशन करना चाहते हो बहुत बड़ी किसी किसी भी जगह पे, तो वो आपका एक गोल हो सकता है। तो जो भी आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स क्या होते हैं जो आपको करने हैं आगे, और उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा तब मेरे रिटायरमेंट के पूरे पैसे मेरे पास हो जाएंगे जब मैं 70 का हो जाऊंगा। जो आपको पैसे चाहिए वो आपको 60 पे ही चाहिए। जो रिटायरमेंट वाले पैसे चाहिए आपको 60 पे ही चाहिए, वो आप 70 पे नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपके बच्चों की शादी है या आपके बच्चों की एजुकेशन है तो 25-30 के आसपास ही होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते 40 पे दे दूंगा पैसे तेरे को शादी के। जब आपको 25-30 के आसपास शादी करानी है, जब आपको 25-30 के आसपास बच्चों को एमबीए करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो आपको उसी टाइम पे पैसा चाहिए। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट गोल्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स। ये फाइनेंशियल गोल्स का एक टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे वाले गोल्स आपको ढूंढने हैं अपने, क्या क्या गोल्स हो सकते हैं आपके, आज उनकी वैल्यू क्या है, कितनी उनकी वैल्यू हो जाएगी, उसके हिसाब से फाइनेंशियल गोल बनाना है, उसके हिसाब से एक सिप स्टार्ट करनी है उनके लिए। तो जो आपके गोल्स हैं उसके लिए सिप स्टार्ट करनी है। मान लो आपको वेल्थ मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको अपने वेल्थ को बढ़ाना है, तो वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सिप तो स्टार्ट कर ही दो। फिर लमसम के लिए देखो,
कि क्या निफ्टी की पी बैंक की पी के आसपास है, अगर है तो बहुत सारे वैसे लमसम भी कर दो। फिर आप चेक करो निफ्टी की अगर ईजीआर भी लो है और पीई भी लो है, या फिर ईजीआर लो है और पीई थोड़ा सा मिड रेंज में भी है, तो भी लमसम थोड़ा बहुत अमाउंट कर सकते हो। कितना अमाउंट करेंगे अभी उसकी बात करूंगा, अभी एग्जैक्टली नहीं बताया आपको मैंने, लेकिन वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए जितने की भी आप कर सकते हो उसकी एक सिप तो स्टार्ट मिनिमम कर ही दो। गोल्स के लिए तो करनी है गोल्स के। अब जब भी हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं जो निफ्टी 50 में आप सिप करोगे, जब मैं आपको एसपीडी मतलब सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन, जब भी आपको समझाऊंगा तो मैं आगे भी बात करूंगा इनकी, लेकिन वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए सिप तो स्टार्ट कर ही दो एक निफ्टी 50 के अंदर। फिर लमसम के लिए क्या करना है, लमसम के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 की पीई और ईजीआर क्या चल रहा है। अगर लो चल रहा है, दोनों में से एक भी चीज अच्छी खासी लो है, तो आप लमसम कर सकते हो। अगर आप 2020 के आसपास ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी तो पीई भी लो चल रही थी कुछ टाइम पहले तक, ईजीआर भी बहुत लो था, तो बहुत अच्छा टाइम था, लमसम भी थोड़ा बहुत कर सकते थे। कितना लमसम करना है भी उसकी आगे बात करूंगा। मान लो आपने किसी को गिफ्ट देना है, गिफ्ट देने का मतलब क्या होता है, मान लो कोई बच्चा है, आपकी रिलेटिव है कोई, उसका बच्चा पैदा हुआ, तो आप उसे गिफ्ट देना चाहते हो, तो आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि वैसे तो पहली चीज तो क्या होती है, गिफ्ट एक लॉन्ग टर्म गिफ्ट दे रहे हो आप, मतलब आप उसे कोई खिलौना लेके नहीं दे रहे। मतलब ऐसे बहुत बहुत लोग आए थे, मेरा एक कजन है, तो उसके मतलब उसका जो वो हुआ था, जब वो पैदा हुआ था, तो वो एक पार्टी वगैरह रखी थी, तो बहुत लोग वहां पे आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कोई टॉय गिफ्ट किया, किसी ने कुछ गिफ्ट किया, तो एक उस कजन को, उस जो मेरा कजन है, उसको एक बंदे ने एचडीएफसी बैंक के 50 शेयर गिफ्ट किए थे, और ये बात है 2005 के आसपास की। तो अब हम 2020 में आ गए, तो 15 सालों में हमने देखा कि जो वो अंकल ने गिफ्ट किया था उस कजन को, वो जो गिफ्ट था वो सबसे अच्छा गिफ्ट था, उसकी वेल्थ इतनी ज्यादा बढ़ गई है उस गिफ्ट से। ज्यादा शेयर नहीं थे, बहुत कम शेयर थे, लेकिन फिर भी जो बाकी सारे गिफ्ट थे उनसे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या था, एचडीएफसी बैंक के वो शेयर। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा आपको शेयर खरीदना चाहिए ऐसा कुछ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि गिफ्ट कैसे देना चाहिए। मान लो आपका कोई रिलेटिव है, उसका कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसको ऐसे गिफ्ट देने से अच्छा निफ्टी 50 के अंदर कुछ पैसे डाल के वो गिफ्ट कर दिए, या उसको बोल दिया कि उसके लिए एक एसआईपी स्टार्ट कर दो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली। तो गिफ्ट की भी हम बात करेंगे। फिर आपने पीई देखनी है, ईजीआर देखना है कैसे चल रहा है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना मनी। मान लो आप देख रहे हो कि निफ्टी की पीई और निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई ऑलमोस्ट पास आ गई है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की पीई निफ्टी की पीई के इक्वल है, थोड़ी सी भी नीचे हो गई है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारा पैसा निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर लमसम कर दोगे। लेकिन ये वाला पैसा कौन सा होगा, ये पैसा वो होगा जो आप वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हो, ये गोल्स वाला पैसा नहीं है। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स की अलग से सिर्फ चलानी है, वो उसको बिल्कुल भी उनके साथ टच नहीं करना, अभी वो बिल्कुल अलग से समझाऊंगा आपको मैं। अपने टैक्सेस आपको प्लान करने के, ईएलएसएस या एनपीएस किस तरीके से करना है, 1.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो 1.5 लाख हम ईएलएसएस में डालेंगे, बाकी भी जो पैसा है वो हम थोड़ा बहुत जो 50,000 के आसपास 50,000 डाल सकते हैं, वो एनपीएस में डालेंगे। तो अब जब आप अपने टैक्सेस भरोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मान लो आप कोई कोई कहता है कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मान लो आप कहते हैं मेरे पास ऑलरेडी कोई स्टॉक है जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो मान लो अगर आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मेरे को तो पता नहीं आपने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो मैं आपको नहीं बोल सकता आपको होल्ड करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए, आपको और खरीदना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको विद इन द कोर्स तो नहीं बता सकता। अगर आप अलग से पूछना चाहो तो मुझसे अलग से पूछ सकते हो, अगर आपने कोई स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं। अगर मान लो आपने कोई म्यूचुअल फंड होल्ड कर रखे हैं, तो म्यूचुअल फंड में आपको क्या बोलूंगा, एक एसटीबी होता है। मान लो अगर आपने एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड कोई होल्ड कर रखा है, और आपको पता है कि आपको एचडीएफसी का इंडेक्स फंड खरीदना है, तो आप एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो उस म्यूचुअल फंड से निकल के आपके इंडेक्स फंड में आ जाएगा। ये इजीली मैं आपको बताऊं तो जितना भी आपके इधर उधर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है, वो सारा पैसा निकालो और कहां डाल दो, निफ्टी में डाल दो। तो आप बोलोगे मैं तो लॉस में हूं, तो कोई बात नहीं, अगर आपका म्यूचुअल फंड का पैसा कम हो रखा है तो अभी निफ्टी भी सस्ती है, तो आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड से सारा पैसा निकाल के कहां डाल देना है, निफ्टी के अंदर डाल देना है। जो भी आपकी इधर उधर के आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में ले रखा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, पैसा निकाल के कहां डाल देना है, निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। कोई भी आपके स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स तो आपको मेरे को दिखाने पड़ेंगे इंडिविजुअली, नहीं तो मैं ऐसे नहीं बता सकता। कोई और आपने मान लो इन्वेस्टमेंट कर रखी है छोटी मोटी, आप देख रहे हो कि आपके 500-600 रुपए इधर उधर कहीं जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, कोई एलआईसी की, कोई यूलिप वगैरह ले रखा है, ऐसा कुछ आपने यूजलेस इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और अगर आपको लगता है वो यूजलेस है, अगर आपको लगता है अच्छी है, तो आपसे कंटिन्यू करो। मतलब मैं तो क्या बोलूंगा कि अगर उसका रिटर्न निफ्टी के रिटर्न से कम है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा, उसका रिटर्न निफ्टी 50 के रिटर्न से कम है, तो उस वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बंद करो, और वो वाला पैसा भी कहां डालना शुरू कर दो, निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन वो आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन मैं तो होता तो क्या करता, निफ्टी 50 में डाल रहा होता। फिर एसटीबी क्या होता है, फिर होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है लिक्विड फंड के अंदर, आपने 1 करोड़ लिक्विड फंड में डाल रखा है और आपने एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हर महीने आपने बोला कि मेरे को 50,000 की सिप करनी है, तो हर महीने अपने आप उस 1 करोड़ में से 50,000 निकलेंगे, लिक्विड फंड से पैसा निकलेगा। वैसे तो जो सिप होती है कैसी होती है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है, सिप में इन्वेस्ट हो जाता है, निफ्टी 50 में चला जाता है। अब एसटीबी में क्या होगा कि जो लिक्विड फंड में पैसा पड़ा है वो ट्रांसफर हो जाएगा, लिक्विड फंड से निकलेगा और कहां चला जाएगा, सिप के अंदर। लिक्विड फंड से निकलेगा और सिप के अंदर चला जाएगा, तो ये एसटीपी है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से भी सिप में कर सकते हो, तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। 5 मिनट इन्वेस्टिंग अभी बताऊंगा क्या होता है। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन के बिल्कुल एंड में। डेट एक्सेप्ट सम लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बता दिया कि कोई आपका लॉन्ग टर्म होम लोन है तो उसको छोड़ के जो भी डेट है सबसे पहले वो क्लियर करनी है। फिर एक बहुत जरूरी बात होती है
क्या जब हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं ना वेल्थ, तो हमें डर लगता है कि यार अगर हमारा गलती से पैसा इधर उधर कुछ हो गया, कुछ थोड़ा पैसा कम हो गया, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि यार हमारे फाइनेंशियल गोल ही पूरे नहीं हो पाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको समझना है कि जो सिप्स हम स्टार्ट करें, जो भी एसआईपीज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल के लिए, वो बिल्कुल अलग रहने वाली है, वो बिल्कुल अलग रहने वाली है उन सिप से और उन लमसम अमाउंट से जो हम अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करने वाले हैं। मतलब दो चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। क्या क्या बात हो रही है? दो चीजों की। हम ये कह रहे हैं, बहुत ध्यान से आपने इस चीज को समझना है, अगर आप इस चीज को समझोगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हम कह रहे हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं, मतलब बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मैरिज, रिटायरमेंट, घर खरीदना, जो भी ऐसे आपके इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनकी जो सिप चल रही है वो बिल्कुल डिफरेंट चलेगी, बिल्कुल डिफरेंट। जो सिप है इनकी, या अगर आप सिप कर रहे हो, कोई कोई कहता नहीं यार सिप से काम नहीं बनेगा, सिप प्लस लमसम पढ़ना पड़ेगा, तो वो कर लो। कोई कहता है इससे भी काम नहीं चलेगा, तो सिप प्लस लमसम प्लस टॉपअप भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। कोई कहता, मैं कहता हूँ ऐसे कर लो। बहुत ध्यान से समझना है आपने कि इनमें आप कुछ बाइंग सेलिंग नहीं करोगे। इसमें बस आप क्या करते रहोगे, सिप चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। 15-20 साल हुए, हमारा जो गोल था वो अचीव हो गया, हमने पैसे निकाल लिए। या 15-20 साल हुए, हमारा गोल नियर अचीविंग है, तो हमने पैसे निकाल के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाले और हमारा गोल क्लियर हो गया। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स है, इसमें हम बाइंग सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इसमें या तो सिप एक बार, मतलब सिप करते रहेंगे महीने के महीने, सिप करते रहेंगे महीने के महीने, और अगर पैसे कम है तो लमसम भी कर देंगे, और सिप प्लस लमसम या टॉपअप, ये तीन चीजें भी कर देंगे। तो बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स में ये सब बातें करनी है आपने। और जो हमारे वेल्थ मल्टीप्लिकेशन वाले हैं वो अलग चलने वाले हैं। वेल्थ मल्टीप्लिकेशन का जो काम है उसके अंदर निफ्टी भी आएगी, ये सब भी आएगी, तो वो अलग चलने वाला है। वो मैं आपको बहुत क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कैसे है। इसके अंदर मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, बस एक चीज नहीं डाली है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन, एसपीडी। तो अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो, बिल्कुल ध्यान से, अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास कोई आता है कि कहता है मेरे को बता भाई कि कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, तो 5 मिनट में आप उसे कैसे समझा सकते हो? आपने उसको क्या बोलना है कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर एक एसआईपी स्टार्ट कर। इस एसआईपी को के जो यूनिट्स बनेंगे नेवर स्टॉप, मतलब एसआईपी को कभी रोकना नहीं है, जो यूनिट्स मिलेंगे नेवर सेल, कभी रोकनी नहीं है। हर साल इस सबको बढ़ाते रहना है। मान लिया आज 5,000 पर मंथ की सिप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगले साल 5500, उससे अगले साल 6100, ऐसे करके 10% से बढ़ाते रहना है। मिनिमम 10% इंक्रीज एवरी ईयर। कितना है? 10% के आसपास अगर वो बंदा बढ़ा रहा है हर साल सिप को, इजीली बढ़ा सकता है। कोई भी बंदा जो सिप स्टार्ट करता है इजीली 10% से बढ़ा सकता है इन जनरल। अगर वो बढ़ा रहा है तो वो बहुत अमीर बन जाएगा। इस पैसे को निकालना कब है? जब बंदा रिटायरमेंट के आसपास है, और रिटायरमेंट के आसपास वो देख रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, दिख रहा है, न्यूज में आ रहा है कि मार्केट रीच ऑल टाइम हाई, तो वो अपना पैसा निकाल सकता है और उस पैसे से चिल कर सकता है। नहीं तो वो क्या कर सकता है, ये जो पैसा है इस टाइम पे भी निकालेगा और अपने बच्चों को दे देगा, और अपने बच्चों को बोलेगा वो भी सिप करते रहेंगे, नेवर स्टॉप, नेवर सेल, इंक्रीज एवरी ईयर। तो किसी को अपने 5 मिनट में समझाना हो तो क्या बोलना है कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के अंदर एक एसआईपी स्टार्ट कर। ये जो एसआईपी है, नेवर स्टॉप, नेवर सेल, इंक्रीज एवरी ईयर, मतलब इस एसआईपी को कभी स्टॉप नहीं करना, इसको जो यूनिट्स आएंगे इनको कभी सेल नहीं करना, और हर साल क्या करना है, बढ़ाते जाना है। ये चीज समझानी है। रिटायरमेंट के आसपास जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई होगी तो पैसे को निकाल लेना है, नहीं तो अपने बच्चों को दे दो, अगर बच्चों को देने हैं तो। ये भी इजीली समझ जाएगा। वो बोलेगा निफ्टी 50 में करनी है, हमने बोला भाई म्यूचुअल फंड में पता नहीं कौन सा अच्छा कौन सा बेकार, तो हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में चले जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं इंडेक्स फंड में जाना है। फिर हम ये भी चीज समझते हैं कि इसके अंदर जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत कम लगते हैं। फिर हमें ये भी समझाता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में क्या होगा, जो कंपनी अच्छी करती रहेंगी वो निफ्टी 50 में आती रहेंगी, उनका परसेंटेज बढ़ता रहेगा। जो कंपनी बेकार करती रहेंगी वो निफ्टी 50 से बाहर जाती रहेंगी, उनका परसेंटेज घटता रहेगा, अपने आप कम होता रहेगा, अपने आप बढ़ता रहेगा। पैसिव इन्वेस्टिंग है। जो अच्छा करेगा ज्यादा हो जाएगा, जो कम करेगा बेकार हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा बेकार होगा, जो मतलब जो कंपनी बहुत बेकार परफॉर्म करेगी वो निफ्टी 50 से बाहर ही आ जाएगी, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कोई कंपनी निफ्टी 50 में आ जाएगी। तो बहुत इजीली आपने एक बंदे को समझाना है और उसको ऐसे ही भी स्टार्ट करनी है। तो सोचो आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो अगर आप सिर्फ उसको इस इंडेक्स फंड के अंदर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बहुत ध्यान से डायरेक्ट प्लान ही लेना है हमेशा। रेगुलर लोगे तो मतलब बीच में कोई कमीशन वाला है, डायरेक्ट लेना है हमेशा, और ग्रोथ प्लान कि डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता रहेगा। तो बहुत ध्यान से अगर आप ये चीज करते हो तो आप बहुत लोगों की लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हो। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ में सिप करनी है, नेवर स्टॉप, नेवर सेल, इंक्रीज एवरी ईयर। रिटायरमेंट के आसपास निकालनी नहीं है, बच्चों को देनी है। जो इंक्रीज करेंगे मिनिमम 10% से करेंगे। इंडेक्स फंड में क्या होता है, जो कंपनी अच्छी परफॉर्म करती रहती है उसमें स्टेक बढ़ता रहता है, जो कंपनी बेकार परफॉर्म करती रहती है उसमें स्टेक रिड्यूस होता रहता है। कंपनी बहुत बेकार परफॉर्म करती है तो इंडेक्स फंड से बाहर आ जाती है, और जो कोई अच्छी कंपनी होती है वो इंडेक्स फंड में अंदर आती है। मतलब हम टॉप 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो वो बोलेगा अच्छा इससे अच्छा स्टॉक्स ही खरीद लो, तो आपने उसको समझाना है कि अगर 1979 में स्टॉक्स खरीदे होते हैं और आज तक होल्ड कर रहा होता स्टॉक्स, तो ऑलमोस्ट सारा पैसा जो है वो खत्म हो चुका होता। तो इससे अच्छा क्या था, निफ्टी अगर तूने उस टाइम पे 1979 में निफ्टी 50 खरीद लिया होता और आज तक होल्ड कर रहा था, तेरा पैसा बहुत ज्यादा बन चुका था। तो ये समझा के आपको इजीली 5 मिनट्स में कैसे समझाना है किसी को, ये हो गई किसी और के लिए। अब अपने लिए बात कर रहे हैं हम।
फिक्स्ड इनकम की हमने बात करी सबसे पहले, मतलब लिक्विड फंड, मतलब वैसे गोल्ड नहीं आता फिक्स इनकम में, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ कि जो भी पैसा 2 महीने के अंदर चाहिए वो बैंक्स के सेविंग अकाउंट में, जो भी पैसा 2 महीने के अंदर चाहिए बैंक सेविंग अकाउंट में आपके होना चाहिए। जो पैसा आपको विद इन 1 ईयर चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, लिक्विड फंड के अंदर। जो पैसा विद इन 1 ईयर चाहिए लिक्विड फंड में। जो हमने इमरजेंसी फंड की बात करी है बिल्कुल अलग है, एक इमरजेंसी फंड ये बिल्कुल अलग है, ये अलग रहेगा, ये तभी यूज करेंगे। 1,80,000 30,000 रुपए खर्चा आपके महीने का एक्सपेंस है, तो 6 मंथ्स 1,80,000 बिल्कुल अलग। इस 30,000 में क्या क्या आ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है, घर का खर्चा आ रहा है, रेंट पे रहते हो मान लो रेंट आ रहा है, होम लोन है मान लो वो आ रहा है, सिप है मान लो वो आ रही है, सारी चीजें इस 30,000 के अंदर आ रही है। 6 मंथ्स का वो अलग से रखना है, वो इसकी बात मैंने उसमें यहाँ पे नहीं करी है, वो अलग से आपको रखना ही रखना है। फिर जो पैसा 1 साल के बाद चाहिए वो कहाँ आएगा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के अंदर। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आप बोलोगे यार वो टेम्पल्टन वगैरह में प्रॉब्लम हुई थी, तो हमने बोला कि कोई भी ऐसा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है वहां हम नहीं जाएंगे, जो सबके साथ जितना रिटर्न दे रहा है तो उसमें जाएंगे। तो इजी करने के लिए HDFC का आप ले सकते हो, ICICI का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये भी लिक्विड, ये वाले जो लिक्विड फंड होंगे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होंगे, गोल्ड फंड होंगे, ये भी हमेशा क्या लेंगे, हमेशा हमेशा डायरेक्ट प्लस ग्रोथ, हमेशा क्या लेंगे, डायरेक्ट प्लस ग्रोथ लेंगे। ये समझ आ गया। फिर हमें बता गया जो भी पैसा, ये हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया, हमेशा डायरेक्ट प्लस ग्रोथ, ये समझ आ गया। फिर जो भी पैसा 2 साल बाद चाहिए तो उनके लिए हम गोल्ड फंड्स जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड फंड्स में क्या ध्यान रखना है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई पे हो, मार्केट बहुत अच्छी हो, गोल्ड की कोई बात ना कर रहा हो, गोल्ड ज्यादा अच्छा रिटर्न ना दे रहा हो, तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। और जब क्या होगा, जब मार्केट बिल्कुल गिर जाएगी तो उस टाइम पे गोल्ड बढ़ जाएगा, तो हम गोल्ड से निकाल के पैसे को मार्केट में डाल देंगे। ऐसा मत करना कि गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड तो कभी बेचते नहीं है, गोल्ड तो खरीद लिया अब गोल्ड कभी बेचना नहीं है, ऐसे वाला काम मत करना। ऐसे करोगे तो लॉन्ग रन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग रन में गोल्ड शायद 8% दे दे, निफ्टी 15% दे रही होगी, 7% से हार जाओगे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 7% लॉन्ग रन में। तो क्या करेंगे, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगी, सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड की कोई बात नहीं करोगे, तो हम गोल्ड में आ जाएंगे, और उसके बाद जैसी मार्केट गिर जाएगी और गोल्ड बढ़ जाएगा तो गोल्ड से निकाल के पैसा मार्केट में डाल देंगे। ये हमने बहुत अच्छे से पहले भी बात कर रखी है, तो ये फिक्स्ड इनकम मैंने आपको समझाई। फिर फाइनेंशियल गोल्स, ये मैंने आपको समझा दिए कैसे कैसे करना है, ये भी बता दिया। फिर फाइनेंशियल गोल्स बहुत ध्यान से समझना है, ये फाइनेंशियल गोल्स, ये जो वेल्थ मल्टीप्लाई है इससे अलग रहने वाले हैं। फाइनेंशियल गोल्स में क्या करना है, आज जो भी आपके गोल्स हैं पहले वो देखो, आपने देखा है आज उसके कितने पैसे लग रहे हैं, फिर आपने देखना है आज इतने पैसे लग रहे हैं, जब मेरे को वो गोल चाहिए तब उसके कितने पैसे लगेंगे, उस हिसाब से उसकी सिप स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनेंशियल गोल्स की सिर्फ हमेशा कहाँ होगी, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जूनियर में बिल्कुल नहीं जाना, किसी और को सजेस्ट कर रहे हो तो भी निफ्टी 50 बोलना, निफ्टी जूनियर मत बोलना, पैसे बहुत ऊपर नीचे होते हैं, हार सकता है बंदा, तो ये बिल्कुल नहीं करना। फाइनेंशियल गोल्स भी हमेशा कहाँ करेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर, और कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा डायरेक्ट हमेशा ग्रोथ। पहली कोशिश क्या रहेगी कि सिप में हो जाए तो मजा आ जाए। अगर सिप से नहीं हो पा रहा मान लो गोल क्लियर, तो सिप प्लस लमसम करेंगे। मान लो इससे भी नहीं हो पा रहा, वैसे तो इससे हो जाए तो बहुत बढ़िया, इससे भी नहीं हो पा रहा तो सिप प्लस लमसम प्लस टॉप अप कर देंगे। ये समझ आ गया। इसको रेगुलरली हर 6 महीने में हम मॉनिटर करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि कैसा हमारा फाइनेंशियल गोल है, क्लियर मतलब आसपास है या नहीं है, जो हमने गोल बनाया था उसके आसपास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, वो चेक करते रहेंगे। और अगर मान लो जैसी पहुंच जाए, अगर जैसी वो आसपास पहुंच जाए तो हमसे क्या करेंगे, रिडीम कर लेंगे, रिडीम करके कहीं लिक्विड फंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल देंगे, और वो बढ़ बढ़ के जो हमारा गोल था वो हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा मत करना, मान लो आपका 1 करोड़ का गोल था, 1 करोड़ हो गया है वो, और आप कह रहे हो नहीं यार मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बहुत अच्छी कर रही होगी, तो आप बोल रहे थोड़ा सा 1 करोड़ का 1 करोड़ 5-6 लाख हो जाए तो मजा आ जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी ग्रीडीनेस नहीं दिखानी वहां पे, हम हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे। अगर नियर है बहुत, अगर 1 करोड़ हमारा गोल था 90 लाख हो गया, तो 90 लाख निकाल के अगर हम देख रहे हैं कि 90 लाख अगर हम निकाल लें और इसको हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दें या लिक्विड फंड में डाल दें तो हमारा 1 करोड़ बन जाएगा, तो हम तब भी निकाल लेंगे, या मान लो आपका 1 करोड़ बन गया तो भी आप निकाल लो। तो बहुत ध्यान से इसको रेगुलरली चेक करते रहना और ढंग से रिडीम कर लेना। तो ये हमें समझ आएगी, ये हो गया फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स में बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा है इसमें बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, इसमें तो तभी निकालेंगे जब हमारा गोल पूरा अकम्प्लिश हो जाए तभी निकालेंगे, या फिर नियर अकम्प्लिशमेंट हो तभी निकालेंगे, फालतू में बाइंग सेलिंग नहीं करने वाले। फिर वेल्थ मल्टीप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं, जो हम अब क्या हो गया, अब हमें समझ आ गया फाइनेंशियल गोल्स हमारे हो गए, तो हम बहुत चिल हैं कि हमें पता है जो भी इंपॉर्टेंट लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स हैं हमारे, वो हम इजीली सिप के थ्रू कर रहे हैं। इसको छोड़ के अब हम वेल्थ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो निफ्टी 50 के थ्रू वेल्थ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिप भी करेंगे, लमसम भी करेंगे। मान लो मार्केट बहुत सस्ती हो रखी है तो लमसम भी कर देंगे, नहीं तो सिप तो चलते रहने देंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में प्रेफर करेंगे लमसम करना, कि जब निफ्टी 50 की पी निफ्टी नेक्स्ट 50 की पी है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर लमसम करना प्रेफर करेंगे। और सिप भी कर सकते हैं, अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देख रहे हो बहुत टाइम के लिए सस्ती है, मतलब आपने देखा सस्ती है और अभी काफी टाइम सस्ती है, तो आप सिप भी चला सकते हो उसके अंदर। लेकिन इसमें जनरली लमसम ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि जब भी निफ्टी 50 की निफ्टी नेक्स्ट 50 की पी रेशियो निफ्टी 50 की पी के इक्वल आ जाए, या निफ्टी नेक्स्ट 50 की पी रेशियो निफ्टी 50 के भी पी के नीचे चले जाए, या निफ्टी नेक्स्ट 50 की पी बैंक की पी के इक्वल आ जाए, तो मजा ही आ जाए। तो लमसम भी करते हैं, थोड़ी बहुत सिप भी कर देते हैं, पर जनरली लमसम करना प्रेफर करते हैं, आप सिप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ध्यान से पी चेक करके करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और पीई और अर्निंग ग्रोथ रेट दोनों देखते हैं।
वेल्थ मल्टीप्लिकेशन में सेक्टर्स भी यूज करेंगे कि मान लो सेक्टर सस्ता हो गया तो खरीद लिया, सेक्टर महंगा हो गया तो बेच दिया। याद करो मैंने बताया पीई भी देखेंगे, अर्निंग ग्रोथ रेट भी देखते हैं और साइकिल देखते हैं, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 वो देखते हैं। जब मैं एंड में रिवीजन कराऊंगा तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली एक एक पॉइंट फिर से रिवाइज कराऊंगा। अभी बस मैं आपको सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन बताने समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सब। फिर हमने समझाया कि मिड कैप स्टॉक्स की एक बास्केट आती है मिड कैप 150 का ईटीएफ, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि बड़ी कंपनीज जो है, छोटी कंपनीज का जो बिजनेस है वो ले लेंगी, इसलिए अभी हम मिड कैप में नहीं जा रहे। लेकिन वैसे मिड कैप में जाएंगे जब मिड कैप की पीई निफ्टी के पी के इक्वल आ गई, मिड कैप की पी बैंक की बी के इक्वल आ गई तो पक्का जाएंगे। स्मॉल कैप में अभी बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि कोई इंडेक्स फंड नहीं है, कोई ईटीएफ नहीं, तो स्मॉल कैप में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। स्टॉक्स भी अच्छे हैं, स्टॉक्स में भी मतलब वेल्थ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मतलब सेक्टर्स में भी लमसम करेंगे, मिड कैप में भी लमसम करेंगे, स्टॉक्स में भी लमसम ही करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है, तो इसलिए अभी आप स्टॉक्स में नहीं आने वाले, अभी आप स्टॉक्स में नहीं आओगे। लेकिन वेल्थ मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टॉक्स भी यूज करते हैं। ये सारी समझ आई। तो अब हमें इतनी सारी चीजें पता लग गई हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, ये बताना चाहिए बर्बादी के क्या तरीके हैं। तो बर्बादी के तरीके भी सुन लो कि कभी भी इंट्राडे करोगे हमेशा जीरो हो जाओगे, मतलब आपका पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फर्स्ट रूल ब्रेक हो रहा है। फ्यूचर्स करोगे बर्बाद हो जाओगे, इंट्राडे करोगे बर्बाद हो जाओगे, ऑप्शंस करोगे बर्बाद हो जाओगे, पेनी स्टॉक्स में बर्बाद, कमोडिटीज करोगे बर्बाद हो जाओगे, फॉरेक्स करेंसी करोगे बर्बाद हो जाओगे। फॉरेक्स हो गया या करेंसी में ट्रेडिंग हुई, ये सब बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐप आते हैं, बहुत सारे आजकल बेवकूफ बना रहे होते हैं, इतने पैसे कमाए, मिलियनियर बन के गाड़ी दिखा देते हैं आपको और बोलते हैं ये वाली ट्रेडिंग करो, वो वाली ट्रेडिंग करो। बिल्कुल नहीं करने वाले, हमें पता बर्बाद हो जाते हैं। कभी भी लेवरेज नहीं लेंगे, कभी भी लोन नहीं लेंगे इन्वेस्टिंग के लिए। लेवरेज भी बताया था 10 रुपए आप घर से लेके आते हो, डीमेट वाला बोलता है कि 10 रुपए आप लाए हो, मैं आपको 10 टाइम्स लेवरेज दे रहा हूँ, 100 रुपए दे रहा हूँ आपको, तो ये 100 रुपए से इन्वेस्ट करो। तो ऐसा लेवरेज बिल्कुल नहीं लेंगे, बर्बादी है। लोन कभी नहीं लेंगे इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल बर्बादी है। कोई भी ट्रेडिंग है, कोई भी गैम्बलिंग कसीनो वगैरह आप खेलते हो, आपको पता है 95% केसेस में आप पैसे हार जाते हो, तो ये भी करना प्रेफर नहीं करेंगे। फिर शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग, अभी तो स्टॉक्स की बात ही नहीं करें तो शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग की कोई बात ही नहीं आती। लेकिन मान लो अगर आप वैसे शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस होता है। मतलब मैंने विजय केडिया को सुना था इंटरव्यू में, उसका इंटरव्यू में डाल भी दूंगा, तो उसमें उसने कहा था कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि लॉस ही होता है, 1% ही होता है जो प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा चार्जेस हैं। डीमैट के चार्जेस मान लो प्रॉफिटेबल हो तो उसके ऊपर 15% टैक्स, तो मतलब जनरली इसमें भी आप पैसे नहीं कमा सकते। शॉर्ट सेलिंग बताया था कि आपको लग रहा है नीचे गिरने वाला है तो आपने पहले बेच दिया, जब गिर गया आपकी बात सही होगी आपने खरीद लिया, लेकिन ये भी हम जनरली नहीं प्रेफर करेंगे, ये भी बर्बादी का ही तरीका है एक तरीके से। तो ये सारी बातें हमने बोली कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक इसमें बात जो है जो मैंने नहीं डाली बता देता हूँ। मान लो अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, जैसे कोई मान लो कोई कजन पैदा हुआ, आपका खुद का बच्चा पैदा हुआ, या किसी को भी आप गिफ्ट देने जाते हो, तो आप गिफ्ट किस किस में दे सकते हो? या तो इसके लिए गिफ्ट के लिए या तो आप निफ्टी 50 करोगे या फिर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 करोगे। इन दोनों में से किसी एक में आप गिफ्ट दोगे, तीसरी कोई चीज यूज नहीं करोगे। गिफ्ट क्या होता है? हमेशा हमेशा 10 ईयर्स प्लस होता है और इसका कोई टाइम नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बोलेंगे 10 साल के बाद, मतलब 11 साल होते ही हम निकाल लेंगे। हम कब निकालेंगे इस गिफ्ट को? वैसे तो हम बोलेंगे कि ना निकालो, कंपाउंडिंग होने दो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको निकालना है तो हम कब निकालना प्रेफर करेंगे? जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे, जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो तब हम निकालना प्रेफर करेंगे। और कैसे निकालेंगे? पीई भी देखेंगे, पीई भी हाई होनी चाहिए, पीई ईजीआर भी हाई होनी चाहिए, अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई और पीई भी हाई, तभी हम इस गिफ्ट को निकालना प्रेफर करेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। नहीं तो जिस बच्चे के लिए गिफ्ट के, जिसको भी आपने गिफ्ट दिया चलता रहेगा। तो निफ्टी 50 में देंगे या निफ्टी नेक्स्ट 50 में देंगे, जब मार्केट ऑल टाइम हाई होगी, पीई ईजीआर दोनों हाई होंगे तभी निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। गिफ्ट जो होता है हमेशा 10 साल से ज्यादा का होना चाहिए। गिफ्ट बच्चे के लिए, किसी के लिए भी आप दे सकते हो, 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए हमेशा। और निकालेंगे कब? इस टाइम पे। और किसमें करेंगे? या तो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50। अब लमसम करना है, सिप करना है। मान लो आप जब गिफ्ट देने जा रहे हो, अब आप गिफ्ट देने जा रहे हो और आप देख रहे हो पीई भी हाई है, ईजीआर भी बहुत हाई है, आप देख रहे हो पीई भी बहुत हाई है और ईजीआर भी बहुत हाई है, तो आप क्या करोगे? तो आप सिर्फ सिप करोगे। ऐसे सिप प्लस लमसम दोनों कर सकते हैं हम। लेकिन आप कह रहे हो, मतलब एक तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि मार्केट बहुत हाई है, मार्केट क्या है? बहुत महंगी है, मार्केट बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव मार्केट है। अगर एक्सपेंसिव मार्केट है तो जनरली आप क्या कर सकते हो? इसमें दो ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपकी मार्केट एक्सपेंसिव हो रखी है, स्टॉक मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, जब आप गिफ्ट देने जा रहे हो तो उसमें आप दो ऑप्शन ले सकते हो। या तो आप कह सकते हो कि जो जितने पैसे आपने गिफ्ट में देने हैं, वो आपने उस टाइम तक के लिए, जब तक मार्केट महंगी है, आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दिए। जब तक मार्केट महंगी है आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दिए और आप क्या करते रहे? आप वेट करते रहे कि जब मार्केट सस्ती होगी तो हम क्या कर देंगे? लमसम कर देंगे। एक ऑप्शन ये है। या मार्केट एक्सपेंसिव है तो आप कह रहे हो कि हम क्या कर देंगे? सिप कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हो। अगर मार्केट चीप है,
अगर मार्केट चीप है तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता, फिर तो हम सीधा लमसम कर देंगे। यहाँ पे भी आप सिप कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्रेफर हम क्या करेंगे, लमसम। नहीं तो आप सिप भी कर सकते हो, किसी को गिफ्ट देना है आपने, तो ये बहुत इजीली आप इसे कर सकते हो। मान लो मार्केट महंगी है तो आप क्या बोल सकते हो कि या तो सिप के थ्रू पैसे दे दूंगा, मान लो आपने 25,000 देने हैं बच्चों को, तो 500 रुपए करके 25,000 रुपए आपने सिप के थ्रू दे दिए। या मान लो आपने क्या किया कि आपने 25,000 रुपए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दिया बच्चे के लिए, और जब वो पैसा बड़ा हुआ होता गया, और जब मार्केट गिरी तो आपने 25,000 का उस टाइम पे मान लो 30,000 हो गया था अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पड़े हुए, तो 30,000 आपने क्या किया, लमसम में डाल दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सिर्फ सिप के थ्रू भी कर सकते हो, अगर मार्केट चीप है तो आप लमसम भी कर सकते हो और सिप भी कर सकते हो, और आप दोनों को भी बना सकते हो। आप बोलते हो कि मान लेते हो टोटल हमने, मतलब मान लो अपने बच्चे को टोटल 25,000 देने हैं, तो आपने बोला कि यार अभी तेरे लिए बच्चे के लिए 15,000 रुपीज का आपने लमसम कर दिया, और जो बाकी 10,000 है उसकी आपने सिप कर दी। तो ये आप अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो। आप निफ्टी 50 निफ्टी जूनियर दोनों के अंदर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना 10 साल से ऊपर का गिफ्ट होना चाहिए हमेशा, और निकालेंगे तभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगी, पीई ईजीआर के होंगे दोनों बहुत हाई होंगे। तो जनरली जब मार्केट एक्सपेंसिव है तो सिप कहते हैं, लेकिन सिप भी अगर आप ना करो तो बेटर है, आप वेट कर लो, या फिर आप जब मार्केट चीप हो उस टाइम पे लमसम करो, तो ये बहुत सही है। इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन हमने पहले ही बोला आपको निकालना तो हमेशा क्या है, 10 साल बाद ही निकालना है, 11 साल बाद निकालना। तो ये हमें गिफ्ट भी समझ आ गया। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने सब कवर कर लिया था। हाँ, सारी चीज़ें कवर हो गई है, ये बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं कि वो दोनों चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन है, हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन को वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इन्हें कंबाइन नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो हमारी चीज़ें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनकी सिर्फ अलग चलती रहेगी, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सब कुछ करेंगे, बाइंग सेलिंग भी करेंगे, सेक्टर्स में भी आएंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं वो अलग से सिर्फ बिल्कुल क्लीन वो चलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमें समझ आ चुकी हैं। तो अब बात आ गई हाउ टू डू, ये तो समझ आ गया क्या क्या करना है, फिर करना कैसे है। तो मान लो आपने निफ्टी खरीदनी है, निफ्टी 50 खरीदनी है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीदनी है, ये सब आप कैसे खरीदोगे। तो अब हाउ टू डू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पहले ये चेक करना है कि आपका केवाईसी हो रखा है नहीं हो रखा। अगर आपका केवाईसी हो रखा है, अगर आपका केवाईसी डन है, तो आप क्या करोगे, आप म्यूचुअल फंड का ऐप डाउनलोड कर लोगे, एचडीएफसी का कर लो, जो जो जिसमें भी आपको करना है, एचडीएफसी, एमसीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक का कोई भी करना चाहो, मतलब देख लेना एक्सपेंस रेशियो सबसे कम किसमें है, प्राइवेट में ट्राई करना, मतलब गवर्नमेंट मैं प्रेफर नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपका केवाईसी हो रखा है तो ये म्यूचुअल फंड के ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जा सकते हो और डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हो, निफ्टी 50 का भी, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी खरीद सकते हो। ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है अगर आपको, ईटीएफ में मतलब जब आप सेक्टर में जाओगे, मान लो आप कहते हैं मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, मुझे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो उसका एक ईटीएफ आता है इंफ्रा बीज, इंफ्रा बीज। तो वो खरीदने के लिए आपको डीमैट खुलवाना पड़ेगा। तो आप डीमैट खुलवाओगे, उसके अंदर आप इंफ्रा बीज शेयर कितना खरीद सकते हो। बोलोगे जैसे एक इंफ्रा बीज मेरे ख्याल से 300 रुपीज के आसपास है, तो आपको मान लो 15,000 के इंफ्रा बीज खरीदने हैं, तो आप बोलोगे 15,000 डीमैट में डालोगे और वो खरीद लोगे इजीली। तो ये ईटीएफ आप ऐसे खरीद सकते हो। सेक्टर में जनरली इंडेक्स फंड नहीं है, सेक्टर में सारे ईटीएफ है। मतलब सेक्टर हमारे पास दो ही है, एक बैंकिंग सेक्टर है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंजम्पशन वगैरह भी है, पर उसमें हमने कहा था जो पीई है थोड़ी हाई है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो ईटीएफ सेक्टर में आप हमेशा कैसे इन्वेस्ट करोगे, ईटीएफ के थ्रू, क्योंकि इंडेक्स फंड अभी ज्यादा कुछ है नहीं। तो ईटीएफ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ हमेशा हम डीमैट के फॉर्मेट में इन्वेस्ट करेंगे। ईटीएफ खरीदने के लिए डीमैट खुलवाना पड़ेगा आपको। बाकी निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सबको खरीदने के लिए आपका केवाईसी होना चाहिए, और केवाईसी होने के बाद आप म्यूचुअल फंड का ऐप डाउनलोड करो और उस पर आराम से खरीद सकते हो। अब कोई कोई कहता है कि मुझे खरीदना भी नहीं आता, तो वहां पे कुछ नहीं होता है, प्लस का साइन होता है, एचडीएफसी वाले में तो प्लस का साइन होता है, वहां पे जाओ, अपनी स्कीम सेलेक्ट करो और इन्वेस्ट कर दो। मान लो फिर भी नहीं आता, तो सिर्फ यूट्यूब पे डालना है हाउ टू बाय इंडेक्स फंड ऑफ एचडीएफसी, या हाउ टू बाय इंडेक्स फंड ऑफ एसबीआई, हाउ टू बाय इंडेक्स फंड ऑफ कोटक ऑन ऐप। तो एक बंदा होगा आपको बिल्कुल एज इट इज समझा देगा, और आप वो करोगे तो इजीली खरीद सकते हो। मान लो आप कहते हो यार मैं तो आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर बहुत सस्ता मिल रहा है, तो उसका ईटीएफ तो अवेलेबल है ही नहीं, आईटी सेक्टर का ईटीएफ तो अवेलेबल है नहीं, तो क्या करें। तो हमने बोला था, याद करो, हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीद लेंगे। अगर आपको बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीदने हैं, मतलब 100 रुपए अगर आपने आईटी में डालना, तो मैंने याद करो बताया था 27 रुपए टीसीएस में, 26 रुपए इन्फोसिस में, ऐसे करके हम पैसे को अलग अलग जगहों पर डाल देंगे। तो वो जो स्टॉक्स खरीदेंगे वो भी क्या खरीदे होंगे, डीमैट में खरीदने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी डीमैट खुलाना पड़ेगा। लिक्विड फंड के लिए, गोल्ड फंड्स के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट के लिए भी आप अपना जो केवाईसी का जो वो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका आपके पास फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उसमें सब खरीद सकते हो। मतलब एसेट मैनेजमेंट की एप्लीकेशन में आप निफ्टी 50 भी खरीद सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी खरीद सकते हो, लिक्विड फंड भी खरीद सकते हो, गोल्ड फंड भी खरीद सकते हो, अल्ट्रा शॉर्ट भी खरीद सकते हो। ईटीएफ खरीदने के लिए और स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, डीमैट में जाना पड़ेगा। और ईएलएसएस कराना है, मान लो आपको ईएलएसएस, तो ईएलएसएस भी आप अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो एप्लीकेशन है उस पर खरीद सकते हो। जो एनपीएस है, एनपीएस आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, एनपीएस बहुत इजीली यूट्यूब पे बहुत लोगों ने समझा रखा है हाउ टू बाय एनपीएस, तो आप इजीली यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय एनपीएस, और उसे देख के फिर एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी ऑनलाइन होगा।
स्टार्ट करनी है सिप, स्टॉप करनी है सिप, ये सब आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है एप्लीकेशन पे। मॉडिफाई सिप जैसे अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारा तो केवाईसी, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है उनको जनरली केवाईसी नहीं हुआ होता। तो केवाईसी अब नहीं हुआ आपका, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूज कर रहे हो, मान लो अगर आप एचडीएफसी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूज कर रहे हो, तो एचडीएफसी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जाना है, एचडीएफसी बैंक मत चले जाना, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जाना है अपने, और वहां जाकर उनको बोलना है कि मेरा केवाईसी नहीं हुआ। तो वो बोलेंगे आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको बताना है उनको कि मेरे को इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, मुझे स्कीम में इतने की सिप करनी है, तो आपको सब कुछ स्टार्ट कर देंगे, केवाईसी भी खुद कर देंगे। याद रखना वहां जाओगे तो वो आपको जरूर बोलेंगे कि सर निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, इसका रिटर्न ज्यादा है, ऐसी बहुत सारी बातें बोलेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्यों निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में नहीं करना। तो वहां जाके आप अपना केवाईसी करवा सकते हो। केवाईसी नहीं हुआ तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास कि आप ऑफिस चले जाओ, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनका ऑफिस देखो, जैसे डाल दो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफिस नियर मी, गूगल पर डाल दो, आपको बता देगा। या तो ऑफिस चले जाओ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस, या फिर पेटीएम मनी वगैरह किसी ऐप, जैसे पेटीएम की जिसमें पैसे ट्रांसफर करते हैं वो नहीं, पेटीएम मनी एक अलग ऐप है, पेटीएम मनी एक अलग ऐप है, उस पर आप जाओगे, उस पर केवाईसी के लिए, और ऐसे और भी होते हैं मतलब कारवी की भी शायद ऐप है, और ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं। इनमें क्या होता है, इनमें आप लॉगिन करते हो, वो आपको ऐसे बोलते हैं कि अपना फोन पकड़ के वीडियो बनाओ और बोलो कि आपका नाम क्या, एड्रेस क्या है। तो ऐसे करके आप घर बैठे बैठे, जैसे मान लो आजकल अगर आप अभी लॉकडाउन चल रहा है आपके वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, अगर लॉकडाउन की मतलब लॉकडाउन है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस बंद होंगे, तो आप पेटीएम मनी से इजीली केवाईसी करा के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी कर सकते हो, पेटीएम मनी में भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो भी प्लान खरीद रहे हो डायरेक्ट एंड ग्रोथ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बस कहीं से भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कहीं से भी केवाईसी करा रहे हो, जब प्लान आए, जब आपके पास ईमेल है कि आपने इतने यूनिट खरीदे, तो प्लान का नाम लिखा होता है वहां पे। तो ऐसा होना चाहिए, इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, जो भी कंपनी है इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, डायरेक्ट एंड ग्रोथ, ये होना चाहिए। लमसम परचेज मान लो अगर आपको करनी है इसके अंदर, तो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एप्लीकेशन पे कर सकते हो, बहुत इजीली वहां पे आता है कि पूछते हैं आपको क्या कुछ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, लमसम करना है, तो हमने लमसम पे सिलेक्ट करना है, वहां पैसे डालना है, इजीली लमसम कर सकते हो। सेल करने का भी ऑप्शन होता है, वहां जाओगे ट्रांजैक्ट का ऑप्शन होता है, ट्रांजैक्ट दबाओगे सेल हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप खुद सर्च कर सकते हो, बस मैं आपको बता रहा था कहां कहां के लिए। मान लो कि अगर आपको कोई भी एसेट मैनेजमेंट बदली, मतलब आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको लिक्विड फंड में करना है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में करना है, ईएलएसएस में करना है, गोल्ड फंड में करना है, इन सब के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एप्लीकेशन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जाके ये सारा काम होगा। अगर मान लो आपको ईटीएफ खरीदना है कोई भी, या कोई स्टॉक खरीदना है, स्टॉक्स की बास्केट बनानी है, स्टॉक खरीदना सीखा नहीं, स्टॉक्स की बास्केट बनानी है, या आपको ईटीएफ खरीदना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने डीमैट वाले के पास जाओगे और डीमैट खुलवाओगे किसी भी, मतलब जीरोधा का सबसे सस्ता है मेरे ख्याल से, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का सेफ है, और जीरोधा भी सेफ है, लेकिन ये दोनों अच्छी हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक में, किसी में भी, जिसमें भी आपका मन करे, अपना डीमैट खुलवाओगे और वहां पे आप ये सब चीजें कर सकते हो। केवाईसी करवाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस जो वो कर देंगे, आप स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, साथ साथ वो केवाईसी भी कर देंगे, या फिर पेटीएम मनी के थ्रू आप अपना केवाईसी करवा सकते हो, या किसी भी ऐसी किसी भी एप्लीकेशन से अपना केवाईसी आप करवा सकते हो। फ्री होता है केवाईसी के, कोई चार्जेस नहीं होते, इन सब में इन्वेस्ट करने के कोई चार्जेस नहीं होते। बस वो है छोटी सी जो फीस लगती है, वो फीस हर साल लगेगी, आपकी भी लगेगी, मेरी भी लगेगी, हम सबकी लगती है, पर इंडेक्स फंड में बहुत कम होती है। सबसे बड़ा फायदा इंडेक्स फंड का ये है कि फीस कम है, तो वो बहुत छोटी सी अपने आप कटी रहेगी, पता भी नहीं चलेगा आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना आपने। फिर एक होते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लो लिक्विड फंड से पैसा सिप में डालना है, वैसे नॉर्मल सिप क्या होती है, नॉर्मल सिप का मतलब बैंक अकाउंट से पैसे कट के एसआईपी हो जाएगी, ये नॉर्मल सिप होती है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होगा, मान लो एक जगह आपने लिक्विड फंड क्या हुआ है, मान लो आपने एचडीएफसी का लिक्विड फंड खरीदा हुआ है और एचडीएफसी निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होगा, लिक्विड फंड से पैसे निकल के अपने आप इंडेक्स फंड में आ जाएंगे, लिक्विड फंड से हर महीने इंडेक्स फंड में आ जाएंगे, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो उसके लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये सब चीजें होती हैं, तो वो भी बिल्कुल इजीली आप ऐप पे ढूंढ सकते हो, तो उसमें इतना कुछ है नहीं। अगर मान लो आपसे कभी ना हो, वैसे तो बहुत इजी एप्लीकेशन होती हैं, यूजर इंटरफेस बहुत आसानी होता है, बहुत आराम से कर सकते हो, डीमैट में कुछ खरीदना है वो भी बहुत ईजी होता है। लेकिन मान लो कभी गलती से नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा, तो या तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, या अगर आप स्मार्ट हो तो क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि हाउ टू बाय एचडीएफसी इंडेक्स फंड ऑन दी एप्लीकेशन, ऐसे डाल दो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, तो बहुत सारे लोग आपको सिखा रहे होंगे फ्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में, इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हो उसको। वहां जाओ, वो आपको पूरा एज इट इज प्रोसीजर बताएंगे, और प्रोसीजर कॉपी करो, आप भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू डू, व्हाट टू डू, ये भी बता दिया आपको, हाउ टू डू। तो अब आपको अपने हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, ये सब चीजें करनी है आज के हिसाब से। अगर हम आज के हिसाब से बात करें, तो आज मैं चेक करूं अगर, तो आज की डेट आप चेक कर सकते हैं, आज आई गेस 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पीई थोड़ी सी हाई हो गई है आज के हिसाब से, अगर हम करेंगे, अगर मान लो फाइनेंशियल गोल्स तो आप क्या लगोगे,
फाइनेंशियल गोल्स तो बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल गोल्स तो आपके आपके हिसाब से होंगे कि क्या आपका फाइनेंशियल गोल है, उसकी कितने की सिप करनी है, वो तो अलग है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछते हो कि वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है तो पैसे कहाँ डालें, वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है तो पैसे कहाँ डालें, तो मान लो आपके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं। आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल गोल्स वाला काम तो हो गया है, डेट भी क्लियर कर दिया, इमरजेंसी फंड भी बना दिया है, वो सब काम हो गया है। उस सब काम करने के बाद 100 रुपए मेरे पास बचे हैं, इस पैसे को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या क्या बोल दिया, आपने बोल दिया जो डेट थी वो सारी क्लियर हो गई है, होम लोन को छोड़ के जो डेट वगैरह थी वो सारी क्लियर हो गई है। डेट क्लियर करने के बाद मैंने इमरजेंसी फंड भी बना लिया, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी देख लिया। फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स मेरे जितने भी थे उनकी भी स्टेप स्टार्ट कर दिया। उन सबको छोड़ के अब मेरे पास 100 रुपए बचे हुए हैं। तो इस 100 रुपए का मैं क्या करूं, इस 100 रुपए का मैं क्या करूं, अब इसकी बात आ रही है। तो हम बोलेंगे क्योंकि निफ्टी 50 की पी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी पी चल रही है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। तो अब हम जाते हैं और हम यहाँ सर्च करते हैं निफ्टी पी। हमने ऐसे करके सर्च किया निफ्टी पी, तो यहाँ हम जाके सर्च कर लेते हैं कि निफ्टी की इस टाइम पे क्या पी चल रही है। तो यहाँ हमने देखा कि ये 1 जून से, मैं यहाँ देख लेता हूँ, 1 जून से 25 जून, और यही कर लेते हैं 1 जुलाई तक। तो ऑल पे जाके हमने सर्च किया तो हमने देखा कि 24 के आसपास थी, तो 30 जून को 26 की पी थी, तो काफ़ी हाई पी है। तो एक बार हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी चेक कर लेते हैं, या इसी में देख लेते हैं अभी कितनी पी है। 26 की पी मैं मान के चल रहा हूँ, 26 की पी चल रही है। एक बार निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी पी देख लेते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की पी ड्रास्टिकली चेंज हुई है। आप यहाँ देखें तो 30 के आसपास आ गई, पहले 90 80 90 के आसपास थी, अब 30 आ गई है। इसलिए हुआ है कि इंडेक्स में कुछ रीशफलिंग हुई होगी, वोडाफोन आइडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर निकाला होगा, तो अर्निंग्स ओवरऑल इंक्रीज हो गई होंगी। याद करो पीई रेशियो क्या होती है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। अगर मान लो अर्निंग्स एकदम से बढ़ जाए, एकदम से अर्निंग्स कैसे बढ़ेंगी कि मान लो निफ्टी नेक्स्ट 50 में से कोई लॉस मेकिंग कंपनी जो बहुत बड़ा लॉस कर रही थी और उस बड़े लॉस के चक्कर में क्या हो रहा था, अर्निंग्स रिड्यूस हो रही थी, तो वो कंपनी बाहर निकल जाए तो अर्निंग्स वापस बढ़ जाती है। तो पी बाई ई इज प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। मान लो अर्निंग्स बढ़ गई तो पीई ओवरऑल रिड्यूस हो गई, तो अर्निंग्स बढ़ गई, वोडाफोन आइडिया बाहर हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से पीई रिड्यूस हो गई, 30 की पी है। तो अभी तो हमने बोला या तो इक्वल हो, अगर इक्वल नहीं होगी तो हम क्या बोलते हैं, दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो इक्वल हो जाए पीई या उससे थोड़ी सी नीचे हो जाए, बैंक की इक्वल हो जाए निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने के क्या ऑप्शंस हैं, या तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की पी निफ्टी 50 की पी के इक्वल हो, वो तो नहीं है, उसकी हाई है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 की निफ्टी 50 की पी के नीचे हो, या निफ्टी नेक्स्ट 50 बैंक की पी के नीचे हो। इसमें कुछ भी ऐसा आएगा तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की पी निफ्टी 50 की पी से ऊपर है, तो इसलिए अभी हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में नहीं जाएंगे, निफ्टी में जाएंगे और सेक्टर्स में जाएंगे। तो सेक्टर कौन कौन से अच्छे लगते हैं मेरे को जो सेक्टर अच्छे लगता है, अब आपके जो चॉइस है वो अलग हो सकती है सेक्टर के लिए। मैं बता रहा हूं कि मुझे कौन कौन से सेक्टर अच्छे लगते हैं। अगर मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आपको कि अगर आपको आज इन्वेस्ट करना है, तो मैं बोलूंगा 100 में से 40 रुपए तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड में डाल के अलग कर दो, इसको अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको अलग रखेंगे हम। मैं कहूंगा 60 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 60 रुपीज। अगर आपके पास 100 रुपए है, मान लो आपके पास 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, वो आपको देखना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो 40 तो बिल्कुल अलग कर दो। 40 अलग से रखा हुआ है कि मान लो मार्केट फिर से गिरती है तो डालेंगे। 60 आप अभी भी डाल सकते हो। 60 कहाँ डाल सकते हो, निफ्टी में डाल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हो और आईटी में डाल सकते हो। इन 3 जगहों पर डाल सकते हो। आज मैं 1 जुलाई के हिसाब से बता रहा हूं, 60 रुपीज निफ्टी 50 में डाल सकते हो, इंफ्रा में डाल सकते हो और आईटी सेक्टर के अंदर डाल सकते हो। कितने कितने डालोगे, जैसे एक बार मैं यहां चले जाता हूं, बहुत मुश्किल हो गई लिखने में। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं 1 जुलाई 2020 के हिसाब से। यहाँ पीई हमारी 26 के आसपास चल रही है। पीई 26, पीई तो मतलब काफी हाई हो गई है, लेकिन आपको ये समझना है कि निफ्टी 50 की पीई इतनी है। और नेक्स्ट 50 की भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 की पीई ऑलमोस्ट 30 के आसपास चल रही है। तो ये पीई इतनी हाई क्यों हो गई है निफ्टी 50 के, अभी 20 के आसपास ही थोड़ा टाइम पहले 21 22, ये इसलिए हुई अर्निंग्स जो है काफी हद तक रिड्यूस हुई है, प्राइस बढ़ गया और अर्निंग्स रिड्यूस हुई है, तो इसलिए ओवरऑल पीई जो है बढ़ गई है। पीई क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग्स, तो प्राइस बढ़ गया, ई अर्निंग्स जो है गिर गई हैं, तो ओवरऑल जो पीई है वो बढ़ गई है। तो ये रीजन है। इसमें क्या हुआ है, इसमें अर्निंग्स थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी बाहर चली गई है और थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ गया है, तो इसकी जो पीई है वो ओवरऑल क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्यों ऊपर नीचे हुई, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं कह रहा हूं अगर 1 जुलाई को आपके पास 100 रुपए थे तो मैं बोलूंगा 40 रुपीज बिल्कुल साइड रख दो, 40 रुपीज बिल्कुल साइड रख दो, और जो 60 रुपीज है 60 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। कहां कहां करेंगे, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इंफ्रा सेक्टर में, पूरे सेक्टर में, और आईटी में। अगर आप बोलते हो कि यार आईटी में तो अलग अलग स्टॉक्स हैं, वो रीबैलेंस करना, क्योंकि इंफ्रा में तो इंफ्रा बीज है, इजीली कर सकते हैं।
आप बोलते हो क्या नहीं नहीं मेरे पास तो आईटी में करूंगा तो अलग अलग स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, बाइंग सेलिंग करनी पड़ेगी, हर 6 महीने में रिबैलेंस करना पड़ेगा, ये मैं नहीं करना चाहता, तो आप आईटी को इग्नोर कर सकते हो, आप आईटी में नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो नहीं नहीं मैं कर लूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। तो अगर 60 रुपीज है तो मैं 40 रुपीज तो निफ्टी 50 में डालना प्रेफर करूंगा, 10 रुपीज यहाँ डालना प्रेफर करूंगा और 10 रुपीज यहाँ डालना प्रेफर करूंगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। 60 रुपए में से 40 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, और बाकी 40 रुपए डेट में अलग से पड़े रहेंगे कि अगर मान लो मार्केट फिर से गिरती है तो ये 40 रुपए हम तब डाल देंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए। बाकी आपकी बिल्कुल, आपको ऐसा हो सकता है लगता हो कि 100 डाल देना चाहिए, आपको ऐसा हो सकता है लगता हो कि 1 रुपए भी नहीं डालना चाहिए, आपको ऐसा हो सकता है लगता हो कि सारे निफ्टी में डालना चाहिए, आपको ऐसा हो सकता है लगता है आईटी में नहीं डालना चाहिए, मीडिया में डालना चाहिए, किसी और में डालना चाहिए, ऐसा हो सकता है। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, बाकी आपको जैसा सही लगता है आप वैसे कर सकते हो। तो हमने ये सारी बातें कर ली, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब बातें मैं आपसे कवर कर चुका हूं। अब हम जनरल बात करेंगे, जनरल फाइनेंस टू हाउ टू मेक यू रिच, का मतलब जनरल फाइनेंस की बातें हम करने वाले हैं। ये जनरल फाइनेंस की बातें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर्स का, इनको बिल्कुल प्लीज बहुत ध्यान से करना है इनको। और जो भी मैंने अभी तक बताया इस हिसाब से आपको अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अलग अलग स्टेप स्टार्ट करनी है। और अब मैंने आपको बता दिया कि डिसीजन लेने का टाइम आ गया, नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन। अब डिसीजन लो और जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे करो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं अभी 60 नहीं डालूंगा, अभी 50 डालना प्रेफर करूंगा, 50 डालो, जैसे आपको सही लगता है करो, लेकिन अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया, तो नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन।